जय हिंद। कैसे आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही है और आपके हेल्थ भी अच्छे हैं। हेल्थ को प्रॉपर अच्छे तरीके से ध्यान दो सो दैट कि आपकी स्टडी में कोई भी इफेक्ट ना हो, आपकी स्टडी कंटिन्यू हो। तो बेसिकली आज मैं इलेक्ट्रिसिटी सीरीज का लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूँ, जिसमें मैं बेसिकली आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक सिंबल के बारे में, देन आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताऊंगा और फिर एट द एंड में इलेक्ट्रिक करंट को इंट्रोड्यूस करूंगा। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझना जरूरी है। तो लास्ट लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझाया था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर आपने नहीं देखा लेक्चर नंबर 2 तो लेक्चर नंबर 2 देख करके फिर आप लेक्चर नंबर 3 देखना। चलो, इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 जो बेसिकली मैंने बोला, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रिक सिंबल से। इलेक्ट्रिक सिंबल। तो देखो, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं ना, घर में आपने देखा होगा कि वायरिंग वगैरह होती है ना, तो उसमें इलेक्ट्रिक स्विचेस लगे होते हैं, बल्ब लगी होती है, फैन लगे होते हैं। तो ये सारे चीज को हम ना डायग्राम नहीं बनाते हैं। मैंने बोला कि कोई बल्ब है जो सर्किट में कनेक्टेड है, तो ऐसा नहीं कि हम बल्ब बनाना स्टार्ट कर दिए। मैंने को बोला कोई फैन है तो फैन बनाना स्टार्ट कर दिए। तो ये सारे चीज को हम क्या करते हैं ना, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अपने स्टडी को आसान करने के लिए, अपनी स्टडी को बहुत ही इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अपना काम भी हो गया, हम समझ भी गए कि हाँ ये बल्ब है, ये फैन है, ये स्विच है, ये बैटरी है, ये सेल है, ये सारा कुछ हम समझ भी गए और हमारे काम भी पूरे हो गए। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रिकल सिंबल को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिंबल की इंपॉर्टेंस ये है कि हम सिंबॉलिकली किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सो दैट कि हम स्टडी अच्छे तरीके से कर पाए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिंबल 1 बाय 1 सारे इंस्ट्रूमेंट और सारे डिवाइसेस की, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की मैं सिंबल बनाऊंगा। तो सबसे पहला इलेक्ट्रिकल सिंबल में मैं बात करने जा रहा हूं, दैट इज सेल। सेल क्या होता है? सेल होता है सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। सेल क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरीके से। दिस इज सेल। सेल का रिप्रेजेंटेशन ये होगा। देन आफ्टर दैट सेल में एक बड़ी डंडी होगी, एक छोटी डंडी। बड़ी डंडी पॉजिटिव टर्मिनल होगा, छोटा डंडा नेगेटिव टर्मिनल होगा। सेकेंड होगा बैटरी। बैटरी जी, व्हाट इज बैटरी? बैटरी इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है ना। ढेर सारे सेल को आपने टॉर्च में देखा होगा, जो बेसिकली गार्ड वगैरह टॉर्च रखते हैं ना, लंबा सा, उसमें 2-3 सेल डाले जाते हैं। एक सेल डाला, फिर उसके पीछे एक सेल डाला, उसके पीछे एक सेल डाला, तो 2-3 सेल डाले गए। तो वही है, एक सेल दूसरा सेल, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। इस नेगेटिव टर्मिनल से सेकेंड सेल का पॉजिटिव और सेकेंड सेल का नेगेटिव। मतलब दिस इज ग्रुप ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या बोलेंगे हम? बैटरी बोलेंगे। क्लियर है? सेल क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। बैटरी भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट बैटरी और सेल में डिफरेंस क्या है? सेल में हम बेसिकली एक लेते हैं और बैटरी में ढेर सारे हम सेल को कॉम्बिनेशन लेते हैं। थर्ड, दैट इज वायर या कनेक्टिंग वायर आप बोल दो, ठीक है ना। कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर को बेसिकली हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन से, ठीक है। ये कनेक्टिंग वायर, कहीं पे लाइन दिखा मतलब वो क्या है? कनेक्टिंग वायर है। फोर्थ, क्रॉस्ड वायर। क्रॉस्ड वायर का मतलब क्या हो गया? कोई एक वायर है, इसके ऊपर दूसरा वायर कुछ ऐसा क्रॉस कर गया, मतलब इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। एक वायर दूसरा वायर कुछ ऐसा क्रॉस कर गया, देखो दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, देख पा रहे हो? दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं, बस ऊपर से पास कर गया। एक वायर दूसरा वायर ऊपर से पास कर गया, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। फिफ्थ, फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स जॉइंट का मतलब एक वायर और दूसरा वायर, दोनों के बीच में क्या जॉइंट है, मतलब एक वायर गया, दूसरा वायर उसके ऊपर ज्वाइंट कर गया इस तरीके से, तो ये फिक्स्ड ज्वाइंट हो गया, ठीक है ना। कनेक्टिंग वायर को हम ऐसा लिखेंगे, क्रॉस वायर को ऐसा हम करेंगे, और फिक्स्ड ज्वाइंट को, है ना, जो ज्वाइंट फिक्स हो जाए उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। 6, अब देखो, अब होता है क्या ना, इलेक्ट्रिक सर्किट में हम एक नया आप फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करूंगा, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। रेजिस्टेंस धीरे धीरे चीजें समझ आएगी, अभी आप देख लो सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करता हूं मैं।
है ना। रेजिस्टेंस बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड रेजिस्टेंस, दूसरा होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक क्या होता है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है, दूसरा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं फिक्स्ड रेजिस्टेंस। देखो आपको ना ये समझ आएगा, अभी बस इतना याद रखना, एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। पूरे ओवरऑल ड्यूरेशन में क्या होगा, उसकी वैल्यू फिक्स होगी, जिसे हम रजिस्टर भी बोलते हैं। मतलब वो डिवाइस जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे वो रजिस्टर है, और उसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते, कुछ ऐसे आड़ा टेढ़ा, है ना, जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग, ऐसा, ठीक है। दूसरा, एक आप देखोगे, एक मैंने बोला फिक्स्ड रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू ओवरऑल थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट या थ्रू आउट द ऑब्जर्वेशन फिक्स रहती है। दूसरा मैंने क्या बोला, एक वेरिएबल रेजिस्टर होगा, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, जिसकी वैल्यू ना चेंज होगी। मतलब इसको हम बेसिकली एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस में यूज करते हैं। ये मैं दो क्या बोल रहा हूं आपको समझ आएगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी बस इतना ध्यान रखना, रेजिस्टेंस मैंने बोला या फिक्स्ड रेजिस्टेंस बोला, मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है। वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, दैट इज रियोस्टेट। रियोस्टेट, ठीक है। रियोस्टेट को हम कैसे लिखते हैं, सिंबॉलिकली कुछ इस तरीके से बनाएं और इसके ऊपर एक लाइन लगा दिए। अगर लाइन नहीं है मतलब वो क्या है, फिक्स्ड है। अगर लाइन है तो वो वेरिएबल है। क्लियर है मेरी बात? रेजिस्टेंस क्लियर है? अभी रेजिस्टेंस थोड़ा सा बस सिंबॉलिकली देख लो ये किस तरीके का होता है, और फिक्स्ड रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस, धीरे धीरे चीजें समझ आएगी। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा। देन इसके बाद आता है ना, सर्किट में हम स्विच लगाते हैं, ठीक है। घर में भी आप देखोगे स्विच ऑन करते हो तो करंट सप्लाई होता है, तो फिर बल्ब ग्लो करती है, फैन चलता है, तो हम स्विच को भी लिखते हैं। तो स्विच बेसिकली दो तरीके के होते हैं, ओपन स्विच होता है, क्लोज स्विच होता है। ओपन स्विच मतलब जो कि करंट को पास नहीं करेगा, सर्किट को क्लोज नहीं करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं लिखूं ओपन स्विच। दूसरा क्या है, क्लोज स्विच। ओपन स्विच को हम सिंबॉलिकली या तो ऐसे लिखते हैं या सेकेंड कुछ इस तरीके का, ओपन, ठीक है। क्लोज स्विच का मतलब हमने क्या किया, स्विच को क्लोज कर दिया, वो सर्किट में करंट को अलाउ करेगा। तो क्लोज स्विच को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, देखो ऐसा, बंद हो गया ना। या इसी स्विच में, इसी सिंबल में हम क्या करेंगे, डॉट लगा देंगे। डॉट लगाते ही क्या हो गया, वो क्लोज हो गया, वो करंट को अलाउ करेगा पास होने से। ओपन स्विच मैंने बोला दो तरीके के होते हैं, ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है दैट इज बल्ब। हम बल्ब को कनेक्ट करेंगे सर्किट में, तो बल्ब को कनेक्ट करेंगे तो बल्ब की डायग्राम नहीं बनाएंगे हम, सिंबॉलिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरीके से, ऐसा, ठीक है। अगर वो ग्लो करता हुआ हो तो कैसे कर देंगे, ये ऐसा कर देंगे। क्लियर है? ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल सिंबल। देन आफ्टर दैट देखो, ये तीन इंस्ट्रूमेंट मैं बता रहा हूं, धीरे धीरे आपको समझ आएगा। ये तीन इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं जब आगे आपको पढ़ाता जाऊंगा समझ आता जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल सिंबल बस आप ध्यान रखते जाना। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को ना हम ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, जी और इसके आगे पीछे ऐसा लगा देंगे। तो गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बताता है सर्किट में करंट है या नहीं है। मैंने क्या बोला, गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो बताता सर्किट में करंट है या नहीं है। मतलब अगर किसी वायर में करंट जा रहा तो आपको तो दिखेगा नहीं, आप क्या करोगे, पकड़ लोगे कि हाँ भाई जा रहा, मतलब मेरे को शॉक लगेगा तो मैं सबको बता सकता हूँ, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो हम गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करते हैं जिससे हमें पता लगता है गैल्वेनोमीटर की नीडल अगर वो डिफ्लेक्ट किया मतलब उसमें करंट है, अगर वो डिफ्लेक्ट नहीं किया मतलब करंट नहीं है। अब ये डिफ्लेक्ट किया तो करंट है और नहीं डिफ्लेक्ट किया तो करंट नहीं है। तो
किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये गैल्वेनोमीटर बताता कि वायर में करंट किस डायरेक्शन में। मतलब गैल्वेनोमीटर का दो काम हुआ। पहला काम ये बताएगा कि करंट है या नहीं है सर्किट में, दूसरा ये काम कि वो सर्किट में किस डायरेक्शन में करंट है। क्लियर है? दो बातें मैंने बोले गैल्वेनोमीटर के बारे में। नेक्स्ट एमीटर। एमीटर को सिंबॉलिकली कुछ इस तरीके से ए बनाएंगे और ऐसा कर देंगे। तो एमीटर क्या है? एमीटर एक अगेन इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली बताता है क्या कि सर्किट में करंट है तो कितना है। मतलब गैल्वेनोमीटर ने बताया कि सर्किट में करंट है, लेकिन ये नहीं बताया कितने हैं करंट। वो कौन बताएगा? एमीटर बताएगा। एमीटर बताएगा कि करंट ज्यादा है कम है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, वो कौन बताएगा? एमीटर बताएगा। लास्ट इज वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को V लिखेंगे और कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, वोल्ट मीटर ये बताता है कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है। जैसे मान लो मेरे पास कोई सेल है, ठीक है, सेल में लिखा हुआ ना 1.5 वोल्ट, तो हमको देख के पता लग जाता कि भाई 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन मान लो सेल के ऊपर का रैपर हटा दो जिसमें 1.5 वोल्ट लिखा हुआ, पूरा मैंने खाली कर दिया, है ना, क्लियर क्लीन आपको दे दिया। बोले बताओ इस सेल की कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप कैसे बताओगे? पॉसिबल है बताना? नहीं। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ तो है ही नहीं। तो हमें कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो मेजर कर दे पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो इंस्ट्रूमेंट कौन होगा? वोल्ट मीटर। एक इधर कनेक्ट करेंगे, दूसरा इधर कनेक्ट करेंगे, दोनों की रीडिंग देख करके वो बता देगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्मिनल के बीच में है। क्लियर है मेरी बात? तो बेसिकली मैंने क्या बोला, वोल्ट मीटर क्या करता? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता। एक और बात मैं अभी बोल रहा हूं, आगे चल के सीरीज और पैरेलल पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? सीरीज और पैरेलल पढ़ोगे। तो एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा। बस ये याद रख लो। थोड़ा सा मैंने बोल दिया, अभी तो सीरीज पैरेलल बहुत काफी दूर है ना, फिर भी मैंने बोल दिया। तो ध्यान रखना ये सारे इलेक्ट्रिकल सिंबल को। मैंने सिंबल कहीं पे भी बनाया तो आप समझ जाना उसका मतलब क्या है। रेजिस्टेंस बनाया तो समझ जाना, ये ऐसा टेढ़ा आड़ा टेढ़ा टाइप का बना दिया ना, तो समझ जाना क्या है, वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट की बात करते हैं। इसको एक बार लिख लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, सिंबल अपने देख लिया कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल सिंबल हम यूज करेंगे। स्विच को ओपन स्विच, क्लोज स्विच, है ना। चलो देखो नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में होता क्या ना, बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता क्लोज कंटिन्यूअस पाथ। ठीक है, क्लोज कंटिन्यूअस पाथ, जिसमें क्या करे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे। जब दो टर्मिनल सर्किट के किस में कनेक्टेड हो? सेल से कनेक्टेड हो। मैंने क्या बोला, मेरी बात को समझना कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट होता कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, है ना, विच आर कनेक्टेड इन क्लोज कंटिन्यूअस पाथ एट द एंड ऑफ द सेल। ठीक है, या बोथ टर्मिनल ऑफ द सेल। मैंने क्या बोला कि अगर मान लो ढेर सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, उन सबको मैंने सेल के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? मैंने क्या बोला डेफिनेशन, क्लोज continuous path that consists of all electrical appliances through which electric current flow when they are connected at both terminal of cell। ठीक है, मैंने क्या लिखा देखना, क्लोज कंटिन्यूअस पाथ,
that consist of all electrical appliances. क्लोज कंटिन्यूअस पाथ होने चाहिए जिसमें सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, व्हेन दे आर कनेक्टेड एट बोथ टर्मिनल ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो मेरे पास सेल है, ये सेल के दो टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, इसके अक्रॉस अगर मैंने कोई बल्ब कनेक्ट कर दिया, कोई रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कोई रजिस्टर है, कोई बल्ब है, कुछ की है, कुछ इस तरीके से की कनेक्ट कर दिया, तो ये क्लोज कंटिन्यूअस पाथ है ना, इसमें मैंने क्या करा, स्विच को ऑन कर दिया, तो ये क्लोज कंटिन्यूअस पाथ जिसमें क्या हो, करंट फ्लो करे जब सारे अप्लायंसेस, देखो सारे अप्लायंसेस क्या है, दोनों टर्मिनल के एंड से कनेक्टेड है, दोनों टर्मिनल के एंड से कनेक्टेड है, तो ऐसे को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है। ठीक है, ढेर सारे अप्लायंसेस को हमने क्या करा है, दोनों सेल के एंड से कनेक्ट कर दिया है और ये क्लोज कंटिन्यूअस पाथ बना दिया, इसके वजह से ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। अब इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरीके के होते हैं, ओपन सर्किट होता है, क्लोज सर्किट होता है। क्लोज सर्किट में जब हमने स्विच को क्या करा, क्लोज कर दिया, तो क्या हुआ, यहां से करंट निकलेगा, कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, तो ये क्लोज सर्किट हो गया। ओपन सर्किट, हमने स्विच को क्या रखा, ओपन रखा, मतलब कोई करंट उससे पास ही नहीं हो रहा, तो ऐसे को क्या बोला जाएगा, ओपन सर्किट बोला जाएगा। ठीक है, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट क्लियर है, क्लोज सर्किट में करंट पास करेगा, ओपन सर्किट में कोई करंट पास नहीं करेगा, क्लियर है। तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्लोज कंटिन्यूअस पाथ दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, क्लोज कंटिन्यूअस पाथ होने चाहिए, उसमें सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होने चाहिए जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे जब सारे अप्लायंसेस दोनों बैटरी के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट हो जाए। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। चलो, अब इलेक्ट्रिक सर्किट आप समझ गए, इलेक्ट्रिकल सिंबल आपने देख लिया, इलेक्ट्रिक सर्किट भी समझ गए। इसमें मैंने बोला कि क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट, मैंने बोला क्या बोला, क्लोज सर्किट जिसमें क्या करे, करंट पास करे या करंट फ्लो करे, है ना। दूसरा मैंने क्या बोला, ओपन सर्किट जिसमें क्या हो, करंट फ्लो ना करे, है ना। तो क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट भी क्लियर है। ये अभी ओपन सर्किट है, मैंने जैसे इसको की को क्लोज करा तो ये क्लोज सर्किट हो गया, इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, क्लियर है। चलो, इलेक्ट्रिकल सिंबल आपने देख लिया, इलेक्ट्रिकल सर्किट देख लिया। अब जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं नया फिजिकल क्वांटिटी से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी है, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या है वो, इलेक्ट्रिक करंट। आपने वर्ड करंट सुना होगा, वाटर करंट, है ना, वाटर करंट सुना होगा। वाटर करंट का मतलब क्या होता है, वाटर का बार बार फ्लो करना। जैसे पानी को हम गर्म करते हैं ना, किसी यूटेंसिल में हमने पानी रख दिया, नीचे गैस बर्नर को ऑन कर दिया, पानी गर्म होने लगा, तो नीचे गर्म पानी क्या होता है, हल्का हो जाता, लाइट अप हो जाता, वो ऊपर उठ के जाता, ऊपर का पानी नीचे आता और ये करंट बनता, दिस इज वाटर करंट। सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है कि क्लोज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, जब चार्ज क्लोज कंटिन्यूअस फ्लो करना स्टार्ट कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। वो कैसा करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। क्लियर है मेरी बात। मैंने क्या बोला कि अगर चार्ज क्लोज कंटिन्यूअस पाथ में वो फ्लो करना स्टार्ट कर जाए तो वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। क्लियर है, देखो देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को बेसिकली हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट, मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है, कोई वायर है, कोई कंडक्टर है, कोई वायर है जिसमें चार्ज है। ठीक है, मैं देखो दोनों से डील करूंगा। मैंने बोला था फर्स्ट लेक्चर में, ध्यान से सुने होगे तो पहले के कॉन्सेप्ट बिफोर, है ना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के टर्म में डील किया जाता था और बोला जाता था पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता चला पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, नेगेटिव चार्ज फ्लो करता, और वो नेगेटिव चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो मैं दोनों के हेल्प से आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखो, कोई कंडक्टर है, कोई वायर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना फ्लो कर रहा, मतलब कितने पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज कहां से आ रहा है, आपने कोई सेल कनेक्ट किया होगा, है ना। आपने क्या किया होगा, अगर इसको देखा जाए तो कुछ इस तरीके से समझना।
आपने क्या किया, सेल कनेक्ट किया और वायर में ही पॉजिटिव चार्ज थे, ढेर सारे चार्ज किस में थे, वायर में थे। वायर में वो क्या कर रहे थे, इधर उधर इधर उधर इधर उधर मोशन कर रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा देख लो और डिटेल में मैं बता देता हूँ, थोड़ा देखना समझना। मान लो मेरे पास एक वायर है, वायर में ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज है, ये पहले से है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, ब्राउनियन मोशन कर रहे हैं, अंदर ही टकरा रहे, इधर उधर इधर उधर इधर उधर जा रहे हैं, मतलब अंदर में चार्ज है। अब मैंने क्या करा, उसी वायर को, उसी चार्ज को मैंने सेल से कनेक्ट कर दिया। तो सेल क्या करेगा, इस चार्ज को एनर्जी देगा। ये इधर से आएगा, क्यों, ये नेगेटिव है ना, ये इधर से आएगा, इसके पास आएगा और ये ले करके, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ये ले करके इसके पास चला जाएगा। ठीक है, और ये सेल के पास पोटेंशियल डिफरेंस है, सेल के पास पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब उसके पास वर्क करने की एबिलिटी है। वर्क किया मतलब उसको एनर्जी दिया और वो सेल की एनर्जी को ले जा करके वापस सर्किट में जाएगा। मतलब यहां से ये जो चार्ज है, चार्ज के पास क्या आ रहा, वो फ्लो कर रहा है ना, किसके वजह से फ्लो कर रहा है, सेल की वजह से, और वो एनर्जी लेकर के जा रहा है। मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब वो कितना एनर्जी लेकर के जा रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इन अ गिवन टाइम। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में, अगर मान लो मैं यहां से देखूं इस वाले छोटे वाले पॉइंट को, तो यहां से चार्ज फ्लो कर रहा है इस तरीके से, इधर जा रहा है चार्ज, तो कितना चार्ज जा रहा है, जितना ज्यादा चार्ज जाएगा वो उतना ज्यादा एनर्जी लेके जाएगा, और जितने टाइम में जा रहा है हमें वो टाइम भी मेजर करना होगा। कम टाइम में ज्यादा चार्ज आ रहा है मतलब ज्यादा एनर्जी लेकर के जा रहा है, मतलब ज्यादा करंट है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन गिवन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोला मैंने, अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज फ्लो कर रहा गिवन टाइम में या इन दैट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है, और एक और लिख दूं, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, कितना चार्ज फ्लो किया कितना टाइम में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ टाइम, टाइम के साथ कितना चार्ज फ्लो कर गया। दोनों में से जो डेफिनेशन आपको याद करना कर लो, दिस डेफिनेशन इज स्टैंडर्ड डेफिनेशन। ठीक है, मैंने क्या बोला, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज, जैसे आप देखते हो पेट्रोल टंकी में पेट्रोल फीड करवाने जाते हो ना गाड़ी में, तो वो जो नोजल होते हैं ना, नोजल के पास देखना थोड़ा सा शीशा है ना, वहां पे जो ग्लास होता है ना वो ट्रांसपेरेंट होता है, उससे पेट्रोल के ना पार्टिकल जाता हुआ दिखेगा। तो सेम चार्ज के जैसा समझ लो, वो चार्ज जा रहा, वो चार्ज जा रहा, जितना ज्यादा चार्ज जाएगा उतना ज्यादा एनर्जी लेके जाएगा, उतना ज्यादा करंट होगा। क्लियर है ना, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कितने टाइम में कितना चार्ज जा रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आपने देख लिया कि अमाउंट ऑफ चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने चार्ज फ्लो कर रहे कितने टाइम में, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली, मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। तो आपने पढ़ा था 9th में, ठीक है ना, स्केलर और वेक्टर के बारे में। स्केलर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। ठीक है, अब बोलोगे सर स्केलर क्वांटिटी करंट क्यों बोल रहे हो आप, क्योंकि करंट के पास तो मैग्नीट्यूड है कि कितने करंट जा भी रहे हैं और डायरेक्शन भी किस डायरेक्शन में जा रहा हो, तो क्यों बोल रहे हो। तो देखो एक्चुअली स्केलर और वेक्टर की जो डेफिनेशन है ना, वेक्टर का डेफिनेशन होता है दोज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, वेक्टर लॉ को भी फॉलो करनी चाहिए। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है बट ये वेक्टर के लॉ को नहीं फॉलो करता, इसीलिए अलग फिजिकल क्वांटिटी में आ जाता है जिसे हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। लेकिन आपको टेंसर वर्ड पढ़ना नहीं है,
ठीक है, आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में अप टू 10th क्या आता है, स्केलर या वेक्टर। तो आप क्या बोलोगे, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, इसके वजह से ये वेक्टर होने चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को नहीं फॉलो कर रहा है, इसके वजह से ये कंप्लीटली वेक्टर नहीं है। मैंने क्या बोला कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप बोलोगे तो ये वेक्टर के जैसा लग रहा है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो ही नहीं कर रहा, तो ये वेक्टर है नहीं। तो ये अलग ही क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, लेकिन आप टेंसर क्वांटिटी नहीं जानते हो, नहीं पढ़े हो, इसीलिए आप इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलोगे, स्केलर क्वांटिटी बोलोगे। क्लियर है मेरी बात, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी। अब इसकी यूनिट की बात कर ले तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, SI यूनिट की बात कर ले तो करंट क्या होता है, Q इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q/T होता ना। तो चार्ज की यूनिट क्या लिखते हो, कूलम, और टाइम की सेकंड, तो कूलम पर सेकंड, दिस इज नथिंग बट एम्पियर, ठीक है, दिस इज नथिंग बट एम्पियर। टू गिव द ऑनर टू साइंटिस्ट जिन्होंने करंट के बारे में बताया, तो उनके नाम को ही हम यूज करते हैं, दैट इज एम्पियर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर A, ठीक है ना। तो कूलम पर सेकंड नहीं लिखोगे, एम्पियर लिखोगे, मतलब करंट की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर हो गई। ये आपने देख लिया इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। चलो अब मैं बात करता हूं डायरेक्शन की। इलेक्ट्रिक करंट क्या है आपने देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी ये भी देख लिया, इलेक्ट्रिक करंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देख लिया, और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट भी आपने देख लिया। तो ये सब इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक आपने थ्योरी कंप्लीट कर लिया। अब देखो मैं डायरेक्शन की बात करता हूं, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला कि स्टार्टिंग में जब चार्ज के बारे में पता लगा, तो चार्ज के बारे में क्या बोला जाता था कि चार्ज पॉजिटिव होता, नेगेटिव होता, पॉजिटिव फ्लो करता, नेगेटिव नहीं फ्लो करता। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने क्या करा, डिफाइन भी कर लिया कि चार्ज पॉजिटिव फ्लो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग करंट को। लेकिन लेटर ऑन पता लगा कि पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो ही नहीं करता, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें करंट को डिफाइन करना पड़ा। तो देखो 1 by 1 conventional direction of electric current, ठीक है। डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हम क्या लेते हैं उसको समझना। देखो अच्छे से ध्यान से समझना चीजों को। ये वायर पहले क्या बोला जाता था, पॉजिटिव चार्ज होते वायर में और वही फ्लो करता, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, मतलब पॉजिटिव फ्लो करता। अब मैंने इस वायर को क्या करा, एक सेल से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, सेल से। सेल का बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा नेगेटिव, है ना। अब मैंने आपको सेल के अंदर की कहानी बता रखे थे, क्या बता रखे थे कि सेल के अंदर की कहानी को मैंने ये बता रखा था कि ये पॉजिटिव टर्मिनल होता, ढेर सारे पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, मतलब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मैंने लिखा था, अगर आपको याद है सेकेंड लेक्चर का। तो अब देखो ये एक पॉजिटिव चार्ज की मैं कहानी बता रहा हूं, एक पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या होगा, सारे के साथ वैसा ही होगा। तो देखो एक पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव प्लेट है ना, तो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और ये पॉजिटिव कुछ इस तरीके से आकर के यहाँ पे जमा हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव कहाँ पे आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ। अब ये प्लेट नेगेटिव था और चार्ज आया पॉजिटिव, मतलब ये अट्रैक्ट कर लेगा। ये प्लेट पॉजिटिव है, मतलब ये तो आने नहीं देगा। ये क्या कर रहा है, इधर से ये पुश कर रहा है ना इसको, और ये खींच रहा। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे इसने जमा करा, ये तो इधर आने नहीं देगा। तो बैटरी के पास पोटेंशियल डिफरेंस है, तो बैटरी क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इसके पास एबिलिटी वर्क करने का। तो ये वर्क करके इस वाले चार्ज को इस साइड में ले आएगा। तो वर्क करा मतलब इस पे क्या दे दिया, एनर्जी दे दिया। और ये एनर्जी क्या हुआ, ये एनर्जी इधर आ गया यहाँ से, और ये एनर्जी लेकर के फिर वापस इधर सर्किट में गया। तो आप देख लो ये जो पॉजिटिव चार्ज है
सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता हुआ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा, फिर ये सेल उस पर वर्क कर रहा है, एनर्जी दे रहा, फिर ये फ्लो करता हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा। बात समझ पा रहे हो? मतलब सेल ने क्या करा, सेल ने इसको एनर्जी दिया, कहां से, पॉजिटिव से ये लेकर के गया, नेगेटिव के पास आया, फिर पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव के पास आया। तो आप देख सकते हो ये जो चार्ज का जो फ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, द डायरेक्शन ऑफ करंट आउटसाइड द सर्किट, है ना, सेल के अंदर नहीं, आउटसाइड सर्किट में, इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, है ना। तो ये हो गया आपका करंट का डायरेक्शन, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। क्लियर है मेरी बात? मतलब मेरे को पता चल गया करंट किधर से फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल सेल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वो फ्लो करेगा करंट। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई आफ्टर 1902 बाय जे थॉमसन, तो कहानी कुछ बदल गई। क्या कहानी हो गई? पता लगा पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो ही नहीं करता, फ्लो कौन करता, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता। मतलब अब उसके बेसिस पे हमें करंट को डिफाइन करना होगा। तो देखो हुआ क्या, कोई भी वायर है, वायर में क्या है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, क्या है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है। जो फ्री है वो एज अ एनर्जी कैरियर, जैसे पॉजिटिव चार्ज क्या था, सेल से एनर्जी लेकर के जाता था, आगे बल्ब वगैरह कनेक्टेड है उसको देता था, तो एनर्जी कैरियर ही है ना, वो एनर्जी को लेकर के जा रहा। तो एनर्जी कैरियर पता लगा कौन है, इलेक्ट्रॉन है। अब देखते इलेक्ट्रॉन की कहानी, मतलब हमें पता लगा कि ये तो पॉजिटिव चार्ज मूव ही नहीं कर रहा, कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो देखते ये अब इलेक्ट्रॉन कौन इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस सेल में, मतलब ऑटरमोस्ट सेल में है, जिसके पास, देखना समझना मैंने क्या बोला, मान लो कोई एक मेटल का प्लेट है, ढेर सारे एटम से मिलके बने हुए हैं। आपको मालूम है कि रूम टेम्परेचर पे इतनी गर्मी मिलती है कि वो एटम वाइब्रेट होते हैं, एटम, ढेर सारे एटम वाइब्रेट हो रहे हैं। और उस एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के ऑटरमोस्ट सेल में क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो जो ऑटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है ना, उसको थर्मल एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस सेल को छोड़ करके बाहर आ जाता है। ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, वो तो ढेर सारे एटम है ना भाई, मिलियन ट्रिलियंस में है, बिलियन ट्रिलियंस में है, ठीक है ना, 10 टू द पावर 28, 10 टू द पावर 30 के आसपास इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, निकलते हैं। तो ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकलते, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये मूव करने के लिए रेडी रहते हैं, मतलब वो एज अ एनर्जी कैरियर की तरफ बिहेव करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया ये पता लगा। मैं बोलूँ फ्री इलेक्ट्रॉन तो ये समझ आया ना कि कहाँ से, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं जो कि फ्री हो जाते हैं मूवमेंट के लिए, और वो रूम टेम्परेचर पे किसी वायर पे, अगर किसी वायर पे रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ तो वो फ्री है, रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो हमने क्या करा, सेल लगा दिया, सेल का ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो अब इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन की कहानी बता रहा हूं, सारे के लिए वही होगा। तो इलेक्ट्रॉन ये, इसको कौन खींचता हुआ लाएगा, पॉजिटिव प्लेट, यही होगा ना, यहां पॉजिटिव, नेगेटिव प्लेट ला रहा था ना, यहां पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को लाया। अब यहां पे ये वर्क करेगा, क्यों, क्योंकि सेल के पास पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन के पास वर्क करके इलेक्ट्रॉन को ये सेल के उधर साइड ले जाएगा और वो एनर्जी दे देगा। वो एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, वापस सर्किट में जाएगा। तो आप यहां पे देखो, अब तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो उल्टा डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव चार्ज के, तो करंट तो इधर होना चाहिए फिर। तो हमने क्या देखा, हमने क्या बोला कि जब हमने ये बताया कि करंट पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करेगा उधर करंट होगा, उस बेसिस पे हमने बहुत सारे थ्योरम डिफाइन कर दिए, हमने बहुत सारे थ्योरम बना दिए। अब जैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से पता चला नहीं,
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन उल्टे डायरेक्शन है, मतलब करंट इधर होना चाहिए। तो जितने थ्योरम बने हुए थे वो सारे फेल हो रहे थे, जितने लॉ बने हुए थे वो सारे फेल हो रहे थे। तो उनको बचाने के लिए हमने क्या किया, एक कन्वेंशन ले लिया। हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, हमने क्या बोल दिया कि फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने क्या बोला, फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन के उल्टा डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर रहा है, इधर फ्लो कर रहा, तो करंट उसके उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करवा दो। देखो है ना, आ गया ना यही डायरेक्शन। तो इसीलिए बोला जाता है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब सारे लॉ को बचाने के लिए हमने एक कन्वेंशन लिया। वो कन्वेंशन क्या लिया कि जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके उल्टे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, मतलब हमें पता लग गया इलेक्ट्रिक करंट किधर फ्लो करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। क्लियर है? चलो, ये तो डायरेक्शन की बात हो गई। लेकिन यहां से एक बात और हमें निकल के पता चला, करंट को हमने डिफाइन किया था कितना चार्ज फ्लो करता है किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, लेकिन अब हमें पता लगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा। तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, 10,000 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उतना करंट होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इलेक्ट्रिक करंट की जो फॉर्मूला आया I इक्वल टू क्यू बाई टी लिखे ना। आपने कंजर्वेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे लास्ट टॉपिक है ना, सबसे लास्ट पॉइंट मैंने लिखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसमें लिखा था Q इज इक्वल टू एन ई, तो यहाँ पे लिख दो I इज इक्वल टू एन ई बाई टी। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे ये इस बात को डिसाइड करेगा करंट कितना है। इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है, फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वो डिसाइड करेगा आपको कितना इलेक्ट्रिक करंट है। समझ आया बात? तो एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक करंट का इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिख लो इसे, हटा देता हूं फिर इसके बाद। आई होप लिख लिए। चलो देखो, अब मैं न्यूमेरिकल करवाता हूं ये चीजें को समझाने के लिए। देखो अभी मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा, है ना, ये मैंने बोला। और दूसरा मैंने क्या बोला कि एक और हमें पता चला कि एक्चुअली फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से वो उतना ज़्यादा करंट को लेकर के जाएगा। चलो क्वेश्चन एक देखते हैं। फाइंड अमाउंट ऑफ करंट फ्लो through conductor if 20 coulomb of charge flow in 2 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन क्या, फाइंड अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर इफ 20 कूलम चार्ज फ्लो इन 2 सेकेंड। देखते हैं सॉल्यूशन। एक बार आप वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, फिर मैं करता हूं। देखो क्या बोल रखा है, एक कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर से बोल रहा कि कितना करंट फ्लो करेगा जब किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना फ्लो कर रहा है चार्ज, तो दैट इज 20 कूलम। और कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, 2 सेकेंड में फ्लो कर रहा है। कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर से हमें करंट बताना कब, जब उस कंडक्टर में 20 कूलम का चार्ज फ्लो कर गया कितने टाइम में, 2 सेकेंड में। तो सिंपल है, कैलकुलेट कर दो। फॉर्मूला मैंने बताया था I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो Q की वैल्यू कितनी, 20 कूलम, और T 2 सेकेंड, दिस इज 10 एम्पियर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन। फाइंड आउट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू बल्ब इन 10 minutes if 2.5 ampere of current flow through it।
फाइंड आउट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू बल्ब इन 10 मिनट इफ 2.5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट। ठीक है ना, कोई बल्ब है, उससे कितना चार्ज पास कर रहा है, कब, 10 मिनट में, जब उस पर चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, जब उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2.5 एम्पियर का। तो बोल रखा है क्वेश्चन, पॉज करो, सॉल्व करो एक बारी, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। कर लिया? देखो क्वेश्चन बोल रखा फाइंड आउट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, मतलब चार्ज मेरे को निकालना कितना फ्लो कर रहा, कितने सेकंड में या कितने टाइम में, 10 मिनट में। मिनट में दे रखा तो मेरे को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। करंट कितना फ्लो कर रहा है उस बल्ब से, दैट इज 2.5 एम्पियर। ठीक है ना, तो आप चार्ज निकाल लो, तो हमें फॉर्मूला पता, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी, यही होगा। तो यहां से देखो आई टी टाइम, लेकिन मिनट में मेरे को इसको सेकंड में करना होगा, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 इंटू 60, और ये सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, 10 इंटू 60, तो पुट कर दो, I इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू आई टी। आई की वैल्यू कितनी है, 2.5, टी की वैल्यू 10 इंटू 60, तो ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 60, दिस इज 1500 कूलम। ठीक है, चलो समझ आया ना कैसे हमने करंट निकाला, कैसे अमाउंट ऑफ चार्ज भी निकाल दिया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा सेकेंड वाला जो फॉर्मूला दिया था ना करंट का, उससे है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू वायर इफ 12 million of electron flow in 6.4 मिलीसेकेंड। ठीक है, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू वायर इफ 12 मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन 6.4 मिलीसेकेंड। क्वेश्चन पढ़ लो, देख लो और सॉल्व करो। चलो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। देखो क्या बोल रखा है कि कोई भी वायर है, बोल रहा है इससे कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, ये बताओ कब, करंट बताना कब, जब कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, 12 मिलियन। मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर 6। ठीक है, ये मेरे को पता लग गया। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने क्या बोला था, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम बोला था, याद है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, तो टाइम इज इक्वल टू 6.4 मिली सेकेंड। मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, है ना। अगर मिली याद है, कौन मिली, मिली नहीं भाई, मिली नहीं, यही तो दुख है सर, मिली ही नहीं, मिलती ही नहीं है सर, मिलेगी ही नहीं। चलो देखो, मिली का मतलब क्या होता है, जो नहीं मिली। देखो लेंथ की बात करते हो ना, तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या लिखते हो, 100 सेंटीमीटर, यही लिखते हो ना। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 10 मिलीमीटर, या ऐसा लिख दो 1 सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 100 इंटू 1 सेंटीमीटर, बात वही है। 1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो, 10 मिलीमीटर। तो ये 1 मीटर की कहानी चलते आ रही है ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होगा, 10 टू द पावर 3। मेरे को चाहिए 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई 10 टू द पावर 3, ये नीचे आ जाएगा,
मीटर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 है ना, तो ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, -3 मीटर। ये मीटर के लिए बताया, मतलब मेरे को मिली और ये यूनिट के बीच का फैक्टर कितना पता लगा, दैट इज 10 टू द पावर -3, वही मैंने लिखा 10 टू द पावर -3। ठीक है, कैसे लाया पता लगा। अब मेरे को क्या निकालना था, करंट। तो करंट इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ Q बाई टी। तो देखो Q बाई टी, चार्ज मेरे को पता ही नहीं है तो ये फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं। तो मेरे को दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दैट इज NE बाई टी, क्योंकि नंबर दे रखा है, इलेक्ट्रॉन दे रखा और टाइम दे रखा है। तो नंबर कितना है, दैट इज 12 इंटू 10 टू द पावर 6। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और टाइम कितना दे रखा है 6.4 इंटू 10 टू द पावर -3। तो यहाँ पे पुट कर दो 6.4 इंटू 10 टू द पावर -3। अब कैंसिल करना स्टार्ट करो, तो देखो ये 4 टाइम्स में जाएगा और ये 4 3 टाइम्स में जाएगा। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर -19 और नीचे 3 है तो पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में आ जाएगा 10 टू द पावर 3। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 3 9 माइनस 19, मतलब मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर -19 इंटू 10 टू द पावर 9। तो क्या आ जाएगा, दैट इज I इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -10 और यूनिट एम्पियर। क्लियर है, तो ये हो गया आपका करंट का वैल्यू। आई होप समझ आया होगा कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू Q बाई टी लिखते तो उस फॉर्मूला का कब यूज करना है, और करंट इज इक्वल टू NE बाई टी लिखते तो उस फॉर्मूला का कब यूज करना है। मेरी बात आपको आई होप समझ आए होंगे। आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, आज मैंने आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल के बारे में बता दिया, देन आफ्टर दैट इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में बता दिया, फिर इलेक्ट्रिक करंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक करंट को मैंने बोला अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन अ गिवन टाइम, और उसका दूसरा डेफिनेशन मैंने बोला रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। देन आफ्टर दैट मैंने आपको उस इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला दिया I इज इक्वल टू Q बाई टी, और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट दिया वो क्या होता है, एम्पियर होता है। और फिर मैंने आपको बताया कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किधर होगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा। हम इलेक्ट्रॉन की फ्लो के बेसिस पे क्यों नहीं लेते, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखना, वो करंट किधर से निकालोगे, हमेशा बैटरी के पॉजिटिव लंबे वाले डंटे से लेकर के छोटे वाले डंटे के साइड में। क्लियर है मेरी बात, सारे आई होप 1 to 1 सारे पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो दिस इज, इसके एक बार लिख लो इसे, दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। आगे की क्लास में देखते हैं क्या हम पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड आगे मैं बात करूंगा। आज तक के लेक्चर में जो भी हुआ इसको बहुत ही डिटेल, बहुत ही अच्छे तरीके से आप नोट भी कर लेना, कॉपी में अच्छे से लिख भी लेना। थैंक यू वेरी मच।